हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ माइटोसिस के बारे में, या फिर मैं यूं कहूं कि मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस के बारे में। बिकॉज माइटोसिस क्या है ये तो हम जानते हैं, और बिकॉज माइटोसिस इतना एक फंडामेंटल टॉपिक है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। माइटोसिस समसूत्री विभाजन हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। डॉटर सेल और ऑफस्प्रिंग सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। तो चलिए, तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है जो माइटोसिस का होता है। अच्छा, इससे पहले हम माइटोसिस के 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, और चारों वीडियो देखने के लिए मैं ये जो पूरी प्ले लिस्ट है उसका जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम माइटोसिस सीरीज का, सेल डिवीजन सीरीज का 5वां लेक्चर, जिसका टाइटल है, अभी हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ माइटोसिस या मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस। तो पहला जो मॉडिफिकेशन जो माइटोसिस में होता है इसे हम बोलते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। अब देखिए, क्रिप्टोमाइटोसिस कहीं आगे बढ़े उससे पहले सीधी सी बात यह है कि क्रिप्टोमाइटोसिस क्या है। तो क्रिप्टोमाइटोसिस इज नथिंग। क्रिप्टो का मतलब क्या है? क्रिप्टो मीन्स हिडन। बिकॉज बायोलॉजी में इसका मतलब क्या है? हिडन, बिकॉज इट्स अ लैटिन वर्ड। सॉरी, क्रिप्टो मीन्स हिडन, और माइटोसिस माने माइटोसिस। अच्छा, तो ये फिर हमें ये समझना है कि ये हिडन क्यों है। तो चलिए इसके बारे में अपन करते हैं। तो ये एक प्रोमाइटोसिस है। पहली बात क्या है? ये एक प्रोमाइटोसिस है, यानी एक एंशिएंट टाइप ऑफ माइटोसिस है। एंशिएंट टाइप का माइटोसिस है, ठीक है। या फिर मैं कहूं ये बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस है। जो शुरुआती जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर इस टाइप का माइटोसिस मिलता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये किस सेंस में क्रिप्टो है ये जानते हैं हम। देखिए सिंपली क्या होता है, जब माइटोसिस होता है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, तो जैसे मान लो ये सेल है, तो जब माइटोसिस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, और उसके बाद इसके अंदर स्पिंडल वगैरह बनते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम वगैरह यहां अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। लेकिन यहां क्या होने वाला है, इसकी खास बात क्या है कि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमानेंट बनी रहेगी, पहली बात। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहेगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस होते हैं, अब जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे ही प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है और क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो प्रोफेज के एंड तक जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, राइट। और उसके बाद मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और स्पिंडल बन जाता है। फिर एनाफेज में स्पिंडल फाइबर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट होकर के या फिर सेपरेट होकर के ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, और फाइनली वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो अपोजिट पोल की तरफ पहुंचते हैं, क्रोमोसोम्स हैं वो वापस डिकंडेंसेशन होने लगता है उनके अंदर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बनने लगती है। यानी पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हुई और वो बाद में बन रही है। और ये जो सारा प्रोग्राम चल रहा है, ये जो सारे इवेंट्स है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, चाहे वो क्रोमोसोम का बिखरना हो, चाहे क्रोमोसोम का स्पिंडल बनाना हो, चाहे पूरी मेटाफेज प्लेट बननी हो, चाहे वो सेपरेशन हो। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परमानेंट है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे किसके अंदर ही होंगे? न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, ठीक है। तो जितने भी कैरियोकाइनेसिस के चेंजेस हैं वो सारे कहां होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं यहां लिख सकता हूं, ऑल चेंजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? कैरियोकाइनेसिस कुछ नहीं है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। कहां होंगे? इनटू द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही। अब हम क्या कहेंगे, अब हम सोचें अगर थोड़ा सा, यानी अगर स्पिंडल बनेगा, जो स्पिंडल सेल के अंदर बन रहा था, साइटोप्लाज्म में बन रहा था, वो सारा कहां बनेगा? न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। तो इस स्पिंडल को हम बोलेंगे इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल। कौन सा स्पिंडल बन रहा है ये? इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल। मैं थोड़ा सा अगर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो मान लीजिए ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो ये सारा काम यहां होगा, ऐसे होगा। क्रोमोसोम अंदर ही कंडेंस हो गए, अंदर ही अरेंज होंगे, और ये सारा काम इसी के अंदर होगा। दिस इज व्हाट नोन एज इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसकी खास बात है, इसमें इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल।
और चूंकि ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, स्पिंडल दिखता नहीं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हिडन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, हिडन माइटोसिस है। इस सेंस में इसे क्रिप्टोमाइटोसिस कहा जाता है। अब जानने की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये फिर होता किसमें, हमें ये यहाँ पे समझना है ये किसमें होता है। तो ये जैसा कि हमने कहा बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप का माइटोसिस है। जब भी माइटोसिस ओरिजिनेट हुआ तो शायद इसी तरह से हुआ। ये मोस्टली प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के अंदर होता है, प्रोटोजोअन एनिमल्स के अंदर, जैसे कि बाइनरी फिशन होता है, जैसे कि अमीबा, एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं अमीबा। ठीक है, तो ये हुआ पहला टाइप, क्रिप्टोमाइटोसिस। अब क्रिप्टोमाइटोसिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि ये हिडन है। और किस सेंस में हिडन है, ये इस सेंस में हिडन है कि इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे कैरियोकाइनेसिस के, दे विल ऑल हैपन इनटू द न्यूक्लियस। और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर हैपन होंगे तो इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनेगा एंड वी वोंट बी एबल टू सी, हम देख नहीं पाएंगे बाहर से, राइट। बिकॉज जनरली जब सेल डिवाइड करती है तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो स्पिंडल बनता हुआ हमें दिखाई देता है। सो इस सेंस में ये हिडन है। दूसरा जो है मॉडिफिकेशन बी, पहले वाले को मैं ए नाम दे देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, ए बी, इसको हम बोलते हैं डायनोमाइटोसिस। अब वैसे देखा जाए तो ये है, तो ये भी हिडन ही, ये भी एक टाइप से वही है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल इसमें भी बनता है, लेकिन इसकी खास बात है इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट, प्रेजेंट इन डायनोफ्लैजिलेट्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, ये हम जो हमने क्लासिफिकेशन वाली सीरीज जो है उसके अंदर हम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स एक्चुअली एक अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट है, कुछ जीव यूकैरियोटिक होते हैं, ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायनोफ्लैजिलेट्स आर एक्चुअली मीसोकैरियोट्स। मीसोकैरियोट्स, हो सकता है आप में से कईयों ने पहली बार ये नाम सुना। मीसोकैरियोट्स क्या है, अब यहां पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीसोकैरियोट्स एक्चुअली ऐसे मीसोकैरियोट एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन नहीं होता है। अब जनरली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन नहीं होता, यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन होता है, लेकिन ऐसे यूकैरियोट्स जिनके अंदर हिस्टोन नहीं हो, हिस्टोन फ्री हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मीसोकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, सो हिस्टोन फ्री क्रोमेटिन, और बेसिकली दे हैव न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर न्यूक्लियस है। और हम जानते हैं कि जब भी किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली बना हो तो उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं, और जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर्ली अरेंज नहीं हो, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं हो ऐसी, उसे हम यूकैरियोट बोलते हैं। इनके सेंस में क्या है, इनके सेंस में ये यूकैरियोटिक दिखते हैं बिकॉज उनके अंदर अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, लेकिन बिकॉज दे डोंट हैव हिस्टोन तो वो अपने क्रोमेटिन को उतना अच्छे से कंडेंस नहीं कर पाते जितना कि बाकी यूकैरियोट कर पाते हैं। तो इनके अंदर जो प्रेजेंट जो माइटोसिस है उनको अलग से नाम दिया गया है। इसके अंदर भी वही है सारी चीज, इसके अंदर भी क्या बनता है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है, इनके अंदर भी इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल प्रेजेंट। क्लियर है, और कंडेंसेशन नहीं होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ये डायनोफ्लैजिलेट्स में एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट है इसलिए इसे डायनोमाइटोसिस का नाम दिया जाता है। तीसरा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हिंदी में इसे बोलते हैं मुक्त केंद्रक विभाजन। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन फ्रीली होगा। अब न्यूक्लियस का डिवीजन अगर फ्रीली होगा तो क्या होगा, जैसे सामान्यतया जनरली माइटोसिस में क्या होता है, मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैं स्क्वायर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि ये इसमें न्यूक्लियस है, सिंपली जब भी कोई सेल डिवाइड होगी तो इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, हमने अभी पीछे वाले लेक्चर में कल ही इसको अपलोड किया था, इसमें साइटोकाइनेसिस होता है सिंपली, और उसके बाद में बीच में फ्रेगमोब्लास्ट जो कि ईआर, गोल्जी बॉडी और स्पिंडल फाइबर के टुकड़ों से मिलकर के बनी है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेप्टाइड से मिलकर के बनी है,
बीच में मिडल लेमेला बन जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है और इससे एक सेल अब 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? अच्छा, अब इसके बाद अगर इस सेल को डिवीजन होना है तो क्या होगा? अगर इस सेल में डिवीजन होगा, बिकॉज सेल की शेप तो वही रहनी है, थोड़ा बहुत इलोंगेशन वगैरह होगा, तो अगर इस न्यूक्लियस को डिवाइड होना है तो यहां पे फिर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर यहां पे सेपरेशन होगा, इसी तरह इसमें होंगे, फिर सेपरेशन होगा। यानी हर कैरियोकाइनेसिस के बाद मैं कहूं कि ईच कैरियोकाइनेसिस, हर बार जब कैरियोकाइनेसिस होगा, इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये एक सामान्य रूल है, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये जितनी भी प्रकार के सामान्य सेल्स डिवाइड करती हैं वो पहले ऐसा ही होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और 2 अलग अलग सेल बन जाती है। लेकिन यहां पे क्या होता है? देखिए यहां पे क्या होगा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, 2 बन गए। अब कोई साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, न्यूक्लियस अब इससे 4 बन गए, 4 से इधर क्या बन गए, 8 बन गए, 8 जब न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो 16 बन जाएंगे। यानी ओनली कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस से क्या होता है? न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस, नो साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो हमें फाइनली क्या स्टेज मिलेगी? एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे जो कंडीशन पैदा होगी, इससे जो कंडीशन पैदा होगी उसे अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हमें देखने को मिलती है। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, हमें पता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन 2 टाइप की होती हैं, एक सिंसेटिक होती है, एक सिनोसिटिक होती है, और यहां पे जो कंडीशन है इसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बहुत एक न्यूक्लियस के बहुत बार डिवाइड होने से बनी हो। जबकि दूसरी जो कंडीशन है मैं आपको एडिशनली इसमें बता देता हूं, सिनसियल जो कंडीशन है वो किससे बनती है कि जब बहुत सारी यूनिसेलुलर जो सेल्स हैं वो जब सिन हो जाए, सिन का मतलब क्या है? फ्यूज, सिन का मतलब ही क्या है? फ्यूज होना। जब बहुत सारी सेल्स दे ऑल गेट फ्यूज्ड एंड ये न्यूक्लियस इसमें हो गए, तो ये वाली जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है इसे हम सिंसियल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। लेकिन यहां पे जो हम बात कर रहे हैं जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से जो बनती है उसे हम बोलते हैं सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बहुत बार होता है, जैसे प्लांट्स में हम पढ़ते हैं, टेपिटम में होता है, आपके जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होते हैं। और आगे हम चलते हैं, लास्ट चौथा जो है इसे हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। अब देखिए एंडोमाइटोसिस क्या है, इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक बात डिस्कस करने वाले हैं, कॉल्चिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे क्या होगा, खाली मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा और केवल क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, सिंपली जब एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिंपली माइटोसिस में क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर सपोज ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम्स जो हैं, जब 46 क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो एक न्यूक्लियस के डिवीजन से 2 न्यूक्लियस बनते हैं और दोनों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूं, ये सेल है, 46 क्रोमोसोम है, ये जब सेल डिवाइड होगी, जब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो दोनों के अंदर क्या होगा, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। यही तो कारण है कि हम माइटोसिस को माइटोसिस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समसूत्री, बिकॉज क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है। और अगर हम कहें, अगर हम चलो मान लीजिए, चलो ठीक है न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, कोई बात नहीं, जैसा कि हमें दिखा, लेकिन अगर हम अंदर देखें तो अगर इसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे और अगर मैं इसको एक क्रोमोसोम इसका ड्रॉ करूं तो नो डाउट उसके अंदर एक ऐसी चीज हुई है कि अब दोनों को 46 कैसे मिले, एक क्रोमोसोम बीच में से 2 हिस्सों में बट गया और उस क्रोमोसोम के बटने से, कुछ क्रोमोसोम के सेपरेशन से ऐसी कंडीशन पैदा हो गई और बाद में ये जो क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमोसोम में टूट गया, एक ऊपर वाले न्यूक्लियस को मिल गया, नीचे वाले न्यूक्लियस को मिल गया। ऐसा हर एक क्रोमोसोम के साथ हुआ, यानी क्रोमोसोम की डिवीजन भी हुई, ठीक है। यानी सिंपली जब डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है, ईच क्रोमोसोम है उसका डिवीजन होता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड उसके सेपरेट हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस को मिल जाते हैं। इसी वजह से माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या फिक्स रहती है, क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रहता है।
अब एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, यहां पर क्या होगा, इन एंडोमाइटोसिस, ये समझने वाली बात है, एंडोमाइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन होगा क्या? न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा, न्यूक्लियर डिवाइड नहीं होगा। लेकिन चूंकि न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं 1 से 2 न्यूक्लियस बन रहा है वो नहीं हो रहा, लेकिन क्रोमोसोमल डिवीजन जो है वो होगा। तो यानी क्या होगा, न्यूक्लियस जो पहले एक था उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पहले सपोज मान लो 46 थे, एक बार जब डिवाइड होंगे तो कितने हो जाएंगे 92, और अगर और रिपीटिशन हुआ तो ये मल्टीप्लिकेशन में चलते जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस उतना ही है। ठीक है, अगर हमें न्यूक्लियस बनाऊं, ये पहले इसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ लेकिन क्रोमोसोम डिवाइड हो गए। ठीक है, और अब इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए 4। ठीक है, अब एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि हम मेरे पास पहले 46 क्रोमोसोम्स थे, इसमें अब कितने हो जाएंगे, इसमें 92। और अगर मैं कहूं ये सेल पहले 2n थी तो ये क्या हो जाएगी 4n, यानी सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि प्लॉइडी बढ़ जाएगी, प्लॉइडी बहुगुणिता, प्लॉइडी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से क्रोमोसोम्स का जो सेट है, नंबर ऑफ सेट्स जो क्रोमोसोम को, तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू एंडोमाइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेंगे। लेकिन अब चूंकि उसके अंदर एक सेट है और हर एक क्रोमोसोम जब स्प्लिट होगा तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी क्या होंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। यानी अगर कोई n सेल है उसके अंदर अगर एंडोमाइटोसिस हो गया तो वो 2n में बदल जाएगी, उसके अंदर फिर हो गया तो वो 4n में बदल जाएगी, उसके अंदर फिर हो गया तो वो 8n में बदल जाएगी। यानी पॉलीप्लॉइडी कंडीशन पैदा होती है, पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इसके अंदर ओरिजिनेट होती है। अच्छा, ये तो एंडोमाइटोसिस सामान्यतया होता है, लेकिन एक केमिकल है जिसके बारे में बहुत जानना इंपॉर्टेंट है, कॉल्चिसिन। इसको मैं डिस्कस यहां पे कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। कॉल्चिसिन एक ऐसा एल्कलॉइड है जो कि कॉल्चिकम ऑटमनेल एक प्लांट होता है, उसकी जड़ों से मिलता है। कौन सा प्लांट है? कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये एक लिलियसी फैमिली का प्लांट है, जो प्याज वाली फैमिली है, और प्याज की तरह उसका भी अंडरग्राउंड, प्याज की तरह ही उसका एक ट्यूबर होता है, जो भी मानो आप। ठीक है, उससे एक एल्कलॉइड मिलता है। और अगर हम लैब के अंदर, ये लैब में यूज होता है, लैब के अंदर अगर हम किसी सेल को कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दें तो सेल क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं डिवाइड होगा लेकिन उसके अंदर, यानी इस कॉल्चिसिन का यूज हम आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी पैदा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है, कॉल्चिसिन क्या है, वैसे कैसे काम करता है? कॉल्चिसिन कुछ नहीं है, एक माइटोटिक पॉइजन है, एक्चुअली सेल के लिए पॉइजन है। और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को अरेंज होने से रोकता है। ठीक है, स्टॉप स्पिंडल फाइबर अरेंजमेंट। और जब स्पिंडल फाइबर का अरेंजमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनेंगे नहीं, क्रोमोसोम बने तो क्रोमोसोम को सेपरेट होकर के 2 अलग अलग न्यूक्लियस में जाने के बजाय क्या उसी न्यूक्लियस में वो पड़ा रहेगा, इसलिए नंबर ऑफ सेट बनते जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, सेल साइकिल विल स्टॉप इन, सेल साइकिल स्टॉप्ड एट माइटोसिस, सॉरी मैं कहूं मेटाफेज में ये रुक जाएगा, बिकॉज स्पिंडल फाइबर अरेंज तो वहीं होते हैं, और रुक करके क्या होगा, वहीं उसके अंदर ही सारा काम चलता रहेगा और ये सारे काम इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉल्चिसिन का उपयोग जो है वो बहुत बार जब पॉलीप्लॉइडी होते हैं, जो जेनेटिस्ट होते हैं वो करते हैं। जैसे कई बार मान लीजिए एक सेल है, या मान लो एक प्लांट बन गया जो कि 3n है। ठीक है, वो मान लो स्पीशीज या फिर स्ट्रेन इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, नस्ल सुधार कर रहे हैं, या फिर अच्छी स्ट्रेन बनाना चाहते हैं, तो 2 डिफरेंट प्लांट्स को वो यूज करना चाहते हैं। तो एक प्लांट अगर 3n है
अगर 3n वाले प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए भेजेंगे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके अंदर ऑड संख्या में सेट की संख्या है, इसलिए वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। बिकॉज जो ऑडली प्लॉइड होते हैं, विषम गुणित होते हैं, उनके अंदर कभी मियोसिस नहीं होता। बिकॉज अगर 3n को डिवाइड करने के लिए देंगे, अगर गैमेट बनेंगे तो 1.5n 1.5n का गैमेट नहीं बनता, इसलिए वो सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं करते। ऐसे में साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके ऊपर कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट डालते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट करेंगे, इससे 6n प्लांट मिल जाएगा और इस 6n को फिर आगे वो फर्दर यूज कर लेंगे। क्लियर है? तो ये सारी बातें हो गई माइटोटिक इसके बारे में। अब हम लगे हाथ अपन दो बातें और डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखिए, माइटोसिस का इंपॉर्टेंस बहुत सारी जगह। पहला, डेवलपमेंट है, हमारी बॉडी की ग्रोथ उसी से हो रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो सेल्स हमें चाहिए डेली, जो जितनी डैमेज होती है उतनी संख्या में वापस आ जाती हैं। बहुत बड़े एग्जाम्पल हेयर्स हैं हमारे, या फिर हम मैं कहूँ बोन मेरो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा, बॉडी की ग्रोथ भी वहीं हो रही है। और तीसरा, रिपेयर और रीजनरेशन है, वो भी इसी से हो रहा है। तो माइटोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल टाइप का सेल डिवीजन है, जो हमारी ओवरऑल रिज्यूविनेशन के लिए, रिपेयर, ग्रोथ इसके डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए। तो ये था आज का ये वीडियो, जिसमें हमने माइटोसिस के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस या टाइप्स हमने जाने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो और जैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।